ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं जो 2020 से लेकर के 2025 तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री भी होगी, मेडिवल हिस्ट्री भी होगी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी होगी। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुंग सातवाहन या कुषाण गुप्त, गुप्त कुषाण सुंग सातवाहन, या कुषाण सुंग गुप्त सातवाहन, या सातवाहन सुंग गुप्त कुषाण। तो आप बताएंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, क्योंकि सही क्रम है सुंग 150 वीसी में आए थे, 185 वीसी में, और सातवाहन फर्स्ट वीसी में आए थे। कुषाण आए थे ये फर्स्ट सेंचुरी में आए थे, और गुप्त आए थे वो 4th सेंचुरी में आए थे। ये भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजवंश हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देवनागरी लिपि कौन सी? देवनाप्रिय प्रियदर्शी किसे कहा गया? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा गया? देखो देवनाम प्रिय होता है देवताओं का प्रिय, किसे कहा गया भैया? तो याद रखो किसे कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को, या अशोक को, या समुद्रगुप्त गुप्त को, या बिंदुसार को। तो किसे कहा गया भैया? तो याद रखेंगे अशोक को कहा गया। किसे कहा गया? अशोक को कहा गया। आगे अगला व्याख्या देखते हैं इसकी। अशोक को उनके शिलालेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, यानी मनोरम दृष्टि वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा स्थल डक यार्ड के लिए प्रसिद्ध था? गोदी यानी डक यार्ड के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कालीबंगन, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा लोथल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राखीगढ़ी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है ये लोथल, जो गुजरात के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है लोथल। ये एक बंदरगाह था, क्या था? सी पोर्ट था। तो यही क्या था? डकयार्ड था भैया, याद रखेंगे हम। व्याख्या इसकी क्या है? लोथल क्या है? लोथल हड़प्पा का सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। कौन है? लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। प्राचीन बंदरगाह में से एक भी माना जाता है, ये प्राचीन बंदरगाह में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अशोक के धम्म में क्या शामिल था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म में क्या शामिल था? विकल्प है हमारे, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, युद्ध नीति करना, नैतिक आचरण और सहिष्णुता, वेद पाठ करना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी नैतिक आचरण और सहिष्णुता। नैतिक आचरण और सहिष्णुता। व्याख्या है इसकी, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी जिसमें सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान करना और दान पुण्य करना, इन पर बल दिया गया था। यह किसी एक धर्म पर सीमित नहीं था, यानी अशोक अन्य धर्मों को भी, ये नहीं कि एक ही धर्म को बिल्कुल ही मानता हो, अन्य धर्मों का त्याग करता हो, ऐसा नहीं था। अशोक मानता बौद्ध धर्म को था, लेकिन अन्य धर्म को उसने संरक्षण दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे व्याख्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो ऑप्शन है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन है हमारे राजेंद्र चोल, ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त, ऑप्शन है हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, समुद्रगुप्त की व्याख्या कैसे करते हैं? समुद्रगुप्त इतिहास बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गया। उन्होंने अनेक राजाओं को जीता और अश्वमेध किया था। समुद्रगुप्त का घोड़ा ही 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का? 3 समुद्र का पानी पीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है भैया हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा बाणभट्ट ने, कालिदास ने,
हरिसेन ने, बागपति थे। तो भैया बाणभट्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनकी हर्षचरित नामक रचना बाणभट्ट की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिनकी रचना है भैया प्रयाग प्रशस्त्री। रचना नहीं है, इनके अभिलेख है प्रयाग प्रशस्त्री। ठीक है, हाँ, इसकी व्याख्या करते हैं। समुद्रगुप्त दरबारी कवि, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ती की रचना को, जो इलाहाबाद स्तंभ उत्तीकड़ या समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, और ऑप्शन नंबर डी है कालाशोक। ऑप्शन नंबर डी है कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी अशोक, ऑप्शन नंबर अजातशत्रु। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा भैया? कनिष्क। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी व्याख्या है। कनिष्क के शासक कश्मीर में कुंडलवन में, कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज तरंगिणी। कौन सी पुस्तक? राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो हम याद रखेंगे कौन है भैया। क्या बिलहड़ हैं, क्या कलहड़ हैं, क्या चंद्रवरदाई है, या अमीर खुसरो हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? कलहड़। कौन है भैया? कलहड़ हैं। कौन है? राज तरंगी किसकी लिखे? कलहन की पुस्तक है ये राज तरंगिणी। हाँ, राय तरंगी की व्याख्या करते हैं। राय तरंगी किसकी पुस्तक है? राज तरंगी रचयिता संस्कृत ग्रंथ है जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास है और भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी इसे माना जाता है। किसे? राज तरंगिणी को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे राजेंद्र चोल ने करवाया था, ऑप्शन है हमारे कुलोत्तुंग ने करवाया था, या राजराज प्रथम ने करवाया था, या विक्रमादित्य ने करवाया था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1010 सेंचुरी में करवाया था। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, ये यूनेस्को में भी शामिल है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? एबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है हमारे भैया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के आया था, या बलबन के आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया ये 1300 के करीब में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को का यात्री था एबन बतूता। 1333 सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत रेहला नामक विस्तृत की। कौन सी पुस्तक थी इनकी भैया? रेहला। हमेशा याद रखना इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला पुस्तक का नाम था। इसमें अपना वर्णन किया है किसके? दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकता प्रणाली किस शासक से संबंधित है? एकता प्रणाली तो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने व्यवस्थित रूप दिया। इसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सबको पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? बाबर। कौन होगा? बाबर। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक, किसे हराता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज है। पानीपत का प्रथम लड़ाई में इसने 1526 में किसे हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था।
क्वेश्चन नंबर 13 में अकबर के अनुवाद विभाग को क्या कहा जाता था? अनुवाद यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है हमारे दीवान कुल, मकतबा खाना, दारुल बकाई या खालसा विभाग। तो क्या कहा जाता भैया, हमेशा याद रखेंगे क्या जाएगा, मतब खाना। क्या कहा जाता था? मतब खाना। क्या कहा जाता था? मतब खाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने एक एक्सप्रेशन है इसकी, जहाँ संस्कृत अरबी फारसी ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था, महाभारत का राजनामा भी यहीं अनुदित हुआ था। ठीक है, कहाँ? मतलब खाना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक से संबंधित है? जब्ती प्रणाली यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, किसके संबंधित है भैया? बाबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, अकबर से। तो किससे संबंधित है भैया? हमारा राइट आंसर क्या होगा? अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। ठीक है, जब्ती प्रणाली दहसाला बंदोबस्त अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने विकसित की। इसमें 10 वर्षों की उपज और कीमतों के आधार पर लगान निर्धारित होता था। क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? सबको पता होना चाहिए बच्चों, ये अकबर और बाबर के बीच, अकबर महाराणा प्रताप के बीच, शेरशाह हुमायूं के बीच, औरंगजेब दारा सिकोया के बीच। तो हमारा राइट आंसर सब कुछ है 1576 में। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप का। जब चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप के बीच ये मेवाड़ स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। ऐतिहासिक संघर्ष था ये। क्वेश्चन नंबर अगला 16 बात करते हैं हम, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे 1757 में, 1793 में, 1813 में या 1835 में। तो भैया कब लागू हुआ था ये? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर 1793 में। कब हुआ था? 1793 में। अच्छा, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैक्स मूलर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। व्याख्या पढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने संस्कृत और प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलय नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो भाई ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। किससे संबंधित है हमारी? हम तो राइट आंसर भैया हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा भैया क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 तक विलय नीति लागू की इसने। इसके अंतर्गत यदि किसी शासक का कोई भी प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैया 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर भैया हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर
तिलक। किसने कहा था भैया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। होम रूल आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर है हमारे गांधी और नेहरू के बीच, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, गोखले और रनाडे के द्वारा, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो किसके द्वारा भैया? याद रखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये क्या चलाया गया था? होम रूल आंदोलन। ठीक है, क्या चलाया गया था? होम रूल आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का व्याख्या देखते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। इनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, स्वशासन यानी खुद का शासन हो, स्वशासन प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 22। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख नेता कौन थे? विकल्प है हमारे भगत सिंह, विकल्प है हमारे बी में चंद्रशेखर आजाद और हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। काकोरी षड्यंत्र 1925, काकोरी षड्यंत्र 1925 किसके द्वारा ये प्रमुख नेता इसका कौन था? तो हमारा राइट आंसर भैया हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख आयोजक थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी लखनऊ के पास एक जगह में ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाना को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषित किया गया था? तो भैया 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर भी पहले जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें किस चीज़ की मांग हुई थी भाई? असहयोग आंदोलन हुआ था स्टार्ट, या पूर्ण स्वराज, या भारत छोड़ो, या खिलाफत आंदोलन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। किसकी मांग हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। यानी दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1929 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। देखो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर 1940, 1945, 1942 या 1946। तो हमारा राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 1942। क्या हो जाएगा? 1942 हमारा इधर राइट आंसर है भैया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए। मिशन का उद्देश्य भारतीयों को युद्ध में समर्थन प्राप्त करना था, परंतु वह विफल रहा। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक पर उत्तर तारीख चेक कहा था। दिवालिया बैंक पर उत्तर तारीख चेक कहा था, यानी क्या कहा था? डेट चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1942, 1944, 1946, 1947। तो हमारा राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1946 में। 9 दिसंबर सन 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है। 1946 में 3 ब्रिटिश मंत्रियों कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें संविधान सभा के गठन को सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो प्राप्त हो सकें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद सभी को।